अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब तेज़ी से एक नए मंसूबे पर गौर करने लगा था। मैं अपना हक इस बदमाश स्मगलर के पास छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वैसे भी मुझे रुपयों की कदम कदम पर ज़रूरत थी और इस वक्त मेरी जेब में बाकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। होटल पहुंचकर हमने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। खाना क्या था, बस वही दाल सब्जी और छोटी छोटी चपातियाँ थीं। खाने के बाद मैंने करौंडिया से कहा कि मैं इंडियन फिल्म देखना चाहता हूँ। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, बहू तुम यहाँ स्मगलिंग का फेरा लगाने आए हो और ये तुम्हारा पहला फेरा है। अनाड़ी हो, अभी कच्चे हो। किसी को शक हो गया तो अपने साथ मुझे भी मरवा दोगे। जाओ ऊपर जाकर खामोशी से सो जाओ। मेरा टारगेट अब यह करौंडिया स्मगलर ही था। मैं महज रात के 12 बजाने के लिए सिनेमा जाना चाहता था, क्योंकि करौंडिया ने मुझे बताया था कि वो रात 12 बजे होटल बंद कर देता है। सिनेमा जाने की इजाज़त न मिलने पर मैंने अमृतसर शहर की सैर करने की इजाज़त चाहिए, मगर वो मुझे अकेला होटल से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं दे रहा था। मैंने बेहतर यही समझा कि चुपके से कमरे में जाकर लेट जाऊं। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। मैं गर्दन तक लिहाफ ओढ़े पलंग पर लेटा हुआ था कि करौंडिया एक आदमी को लेकर कमरे में आया। नौवारद ने भी हिंदवाना लिबास पहन रखा था और माथे पर तिलक लगा रखा था। मैं जाग रहा था। करौंडिया ने नौवारद का चेहरा दिखाते हुए कहा, शहाबू ये बहू है, इसे परसों रात बॉर्डर क्रॉस कराना होगा। शहाबू ने झुककर मुझे गौर से देखा और बोला, बहू जी पहले कभी बॉर्डर क्रॉस किया है? करौंडिया कहने लगा, ओए नहीं यार, इसका पहला फेरा है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगा। आओ मेरे साथ है। वह दोनों कमरे से निकल गया। इस वक्त रात के 9 बजे थे। कमरे में पुरानी तर्ज की श्रृंगार मेज पर एक टाइम पीस रखा था। मैं उसकी सेकंड की सुई को आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते देखता रहा। मैं बहुत कुछ सोच रहा था। जब घड़ी ने 10 बजाए तो मैं पलंग से उठा और कंबल ओढ़कर नीचे आ गया। करौंडिया काउंटर पर बैठा रजिस्टर पर हिसाब किताब लिख रहा था। 2-3 गाहक बैठे चाय पी रहे थे और मैं एक सिख पाजी भी था। मैं खाली मेज पर जाकर बैठ गया। करौंडिया ने मुझे घूर कर देखा, फिर नौकर से कहा कि वह तोताराम को चाय दो। हिंदू मुलाजिम ने चाय की प्याली मेरे सामने लाकर रख दिया। एक खास निगाह से काउंटर का जायजा ले रहा था। मैं एक निहायत अहम मौके की तलाश में था जो मुझे नहीं मिल रहा था, मगर खुशकिस्मती से सिपाही ने उठते हुए कहा, परसों तुम मेरे साथ चलकर बंसीलाल को कहो कि सवेरे मामला कर ले, नहीं तो उसकी खैर नहीं। करौंडिया ने सिख सिपाही की तरफ देखा और बोला, महाराज वो इतबारी आदमी है, तुम फिक्र न करो, परसों तुम मेरे सामने चलकर बात करो। करौंडिया ने मेरी तरफ देखकर इशारे से बुलाया। मैं चाय की प्याली उठे उसके पास चला गया। उसने चूंकि वहाँ मुझे गूंगा मशहूर कर रखा था, इसलिए इशारों से समझाया कि कुछ देर के लिए काउंटर संभालो, मैं अभी आता हूँ। मैं काउंटर के पीछे रखी गद्दीदार ऊंची कुर्सी पर बैठ गया। करौंडिया सिख सिपाही के साथ चला गया। मैंने गहरी निगाह से इर्द गिर्द देखा। 2 गाहक कोने वाली मेज पर बैठे चाय पीते हुए बातों में मसरूफ थे। होटल का एक मुलाजिम कोने वाले नलके पर गर्म पानी से प्याले और कांसी की थालियां धो रहा था। मैंने आहिस्ता से काउंटर के नीचे वाली दराज खोली। उसमें एक चाकू, पेंसिल, कागज और एक कॉपी पड़ी थी। मैंने मजीद नीचे वाली दराज खोली तो मेरे जिस्म में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उस दराज में पीछे की तरफ नोटों की एक गड्डी रखी हुई थी। ये 100-100 के भर्ती नोट थे। मैं काउंटर पर कंबल डालकर झुक गया। हाथ डालकर मैंने नोटों की गड्डी निकाल लिया और अपने कुर्ते की जेब में रख लिया। अब मैं वहाँ से जितनी जल्दी हो सके फरार होना चाहता था। करौंडिया किसी वक्त भी आ सकता था। मैं आहिस्ता से उठा और काउंटर के सामने टहलने लगा। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और सुकून से टहलता हुआ होटल की सीढ़ी से उतरकर बाजार में आ गया। मैं ये ज़ाहिर कर रहा था जैसे मैं सामने वाली दुकान पर पान खाने जा रहा हूँ। सर्दी की वजह से बाजार खाली था। पान वाले हिंदू की दुकान खुली हुई थी। 2-3 गाहक खड़े थे। जिधर करौंडिया गया था, मैं उल्टे रुख राम बाग वाले चौक की तरफ चल दिया। चंद कदम आहिस्ता आहिस्ता चलने के बाद मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और रामबाग के चौराहे में पहुंच गया। दाएं जानिब रामबाग का पुलिस स्टेशन था, जिसके बाहर एक सिख सिपाही राइफल थामे पहरा दे रहा था। मैं खामोशी और बेनियाजी से गुजरकर गिरजाघर के गंदे नाले पर पहुंच गया। लंबे लंबे डग भरता हुआ मैं गंदे नाले के पहलू से होकर जीटी रोड पर आ गया। यहाँ दुकानें बंद थीं।
सड़क पर से कभी कभी कोई मुसाफिर बस या साइकिल रिक्शा गुजर जाता था। मैं अच्छी तरह जानता था कि किसी भी वक्त करौंडिया मेरी तलाश में निकल खड़ा होगा और वह मुझे हलाक करने से भी गुरेज नहीं करेगा। मैं अमृतसर शहर के जोग्राफिया से वाकिफ था और इस शहर में 2 बार आवारागर्दी कर चुका था। मैंने रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की बजाय जीटी रोड पर चलना शुरू कर दिया। सड़क पर काफ़ी फासले से बत्तियां रोशन थीं और ठंड और धुंध की वजह से उनकी रोशनी ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। राम तलई वाली बावली पीछे रह गई। अब मुझे एक बहुत बड़ा खतरा दरपेश था। रात को गश्त करने वाले सिपाहियों का कोई भी दस्ता मुझे मिल सकता था। मेरी जेब में 100 के भर्ती नोटों की गड्डी थी। सिपाही मुझे पकड़कर थाने ले जा सकते थे या फिर मुझे इस रकम से महरूम भी कर सकते थे जिसकी मुझे इशद ज़रूरत थी। मेरी बाईं जानिब एक मैदान था। यहाँ कभी बैसाखी का मेला लगा करता था। मुझे मालूम था कि इस मैदान के आगे जाकर दिल्ली की तरफ जाती रेलवे लाइन आ जाती है। मैदान में घास कोहर की वजह से गीली थी। अंधेरा मेरे चारों तरफ फैला हुआ था। ये अंधेरा मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। रेलवे लाइन आ गई। मैं पत्थरों की ढाल पर चढ़कर रेलवे लाइन की दूसरी तरफ उतर गया। ज़रा आगे जाकर एक रेलवे लाइन बटाला होशियारपुर की तरफ मुड़ जाती थी। यही रेलवे लाइन थी जो सीधी पठानकोट जाती थी। मैं पैदल पठानकोट नहीं जा सकता था, ताहम सबसे पहले करीबी रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता था। मुझे ये भी मालूम था कि पठानकोट की तरफ जाते हुए सबसे पहला रेलवे स्टेशन बटाला आता है। बटाला क्या में पाकिस्तान से पहले मुसलमानों का बहुत बड़ा और सनती कस्बा था। पाकिस्तान बना तो इस कस्बे के मुसलमान या तो शहीद कर दिए गए और या अपनी जानें बचाकर किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंच गए। अब यहाँ ज़्यादातर सिखों की आबादी थी और वो लोहे का काम करते थे। जब मैं क्या में पाकिस्तान के बाद वीज़ा लेकर दूसरी बार अमृतसर आया था तो बटाला की भी सैर की थी। यहाँ एक मस्जिद में मेरी मुलाकात एक कश्मीरी मौलवी साहब से हुई थी जिनका नाम अहद जो था। वो बटाला में मेहनत मजदूरी करने वाले श्रीनगर से आए हुए कश्मीरी मुसलमान मजदूरों को दर्स कुरान देते थे। मैं उनके पास जाने का ख्याल लेकर रेलवे लाइन के साथ चला जा रहा था। मैं रेलवे लाइन से उतरकर चल रहा था। चलने की वजह से सर्दी का एहसास कम हो गया था। धुंध में 15-20 कदमों के फासले की चीज़ भी दिखाई नहीं देती थी। सर्द रात के अंधेरे में कहीं कहीं कच्चे मकान धुंधले धुंधले नजर आ जाते थे। एक बैलगाड़ी जिस पर चारा लदा हुआ था रेलवे लाइन के करीब खेत के किनारे खड़ी थी। मुझे देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। वो बैलगाड़ी के नीचे सो रहा था। मेरी बू पाकर होशियार हो गया। मैंने अपना सफ़र जारी रखा। कुत्ता कुछ देर भौंकने के बाद वापस जाकर सो गया। मेरी कलाई पर घड़ी बंधी थी जिसकी सुइयां धुंधली धुंधली चमक रही थीं। रात के 11 बजने वाले थे। करौंडिया को अब तक पता चल गया होगा कि मैं उसके रुपए लेकर फरार हो गया हूँ। वो ज़रूर मेरी तलाश में होगा। हो सकता है कि उसके आदमी मुझे रेलवे स्टेशन पर तलाश कर रहे हों। यह भी हो सकता था कि वो दिल में फैसला करके खामोश होकर बैठ गया हो कि वो अपनी रकम लाहौर के लीडर से मेरे फेरे की उजरत से वसूल कर लेगा। बहरहाल इतना मुझे मालूम था कि वो कम अज़ कम बटाला जाने वाली रेलवे लाइन की तरफ नहीं आएगा। मगर बटाला भी दूर था। जवानी का खून था। मुझे थकावट महसूस नहीं हो रही थी और मेरा पैदल सफ़र जारी था। मैं सोच रहा था कि ये वो रास्ता है जहाँ से क्या मैं पाकिस्तान यानी अगस्त 1947 में मुसलमानों के लुटे पीटे काफ़िले पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए थे। उन पर जगह जगह हमले हुए, औरतें अगवा कर ली गईं और मर्दों को शहीद कर दिया गया था। मुझे वैरान रात के सन्नाटे में मुसलमान औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं और मैं सर से पांव तक कांप गया। मैं चलते चलते थक कर एक जगह सस्ताने बैठ गया और जेब से गड्डी निकाल कर नोट गिनने लगा। 4,500 की रकम थी। गोया मेरे फेरे के 10,000 में से 5,500 कम थे, लेकिन मेरे लिए यही रकम काफ़ी थी और मैं इसे अपने मिशन के लिए बहुत से काम ले सकता था। थोड़ी देर सस्ताने के बाद मैं फिर चल पड़ा। 11:15 बज गए थे। 1:30 बजे रात मैं फिर एक जगह सांस लेने के लिए बैठ गया। मेरे पास रिवॉल्वर भी नहीं था। मैंने सोचा मुझे रिवॉल्वर साथ ले आना चाहिए था। मैं फिर चल पड़ा। रात के 3 बजे दूर से बटाला की ऊंची दीवार अंधेरे में उभरती नजर आने लगी। कस्बे के बाहर एक बत्ती रोशन थी। जब मैं बटाला के रंजीत सिंह दरवाजे की तरफ बढ़ा तो 2 कुत्ते भौंकते हुए मेरी तरफ बढ़े। मैंने पत्थर फेंक कर उन्हें भगा दिया। बटाला के कस्बे पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाजार सुनसान थे। मैं बटाला की वाहिद मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ कई एक मस्जिदें हुआ करती थीं, मगर क्या मैं पाकिस्तान के बाद सिर्फ एक मस्जिद
श्रीनगर के कश्मीरी मौलवी और जो के हिस्से में आई थी। बाकी मस्जिदों पर हिंदू और सिखों ने कब्जा कर लिया था। एक सिख चौकीदार लठ ज़मीन पर पटकता और आवाज़ लगाता हुआ मेरे करीब से गुजरा तो बोला, कौन हो जवान? मैंने कंबल अपने सर पर इस तरह डाल रखा था कि मेरे माथे का तिलक नजर नहीं आता था, फिर भी मेरा लिबास हिंदवाना था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मंदर देवी भद्रकाली की पूजा करने जा रहा हूँ महाराज जी। लाला जी इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? महाराज वेदों का पाठ करना है। कैसे ब्राह्मण हूँ जी, मंत्रों का जाप भी करना है। मैंने कहा, जाओ लाला जाओ, दिमाग ना खाओ। सिख चौकीदार ये कहकर लाठ ज़मीन पर मारता आगे बढ़ गया। मैं तेज़ी से बाजार में घूमकर एक तंग सी गली में दाखिल हो गया। यह गली आगे जाकर उस बाजार में आ जाती थी जिसकी नुक्कड़ पर मस्जिद थी। मस्जिद का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। मेरी टांगें थकान से चूर हो रही थीं, नींद गायब थी और पाँव दुख रहे थे। एक जूता भी फट गया था। मैंने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कोई जवाब न मिला। गालबन मौलवी साहब हुजरे में लिहाफ फोड़े गहरी नींद सो रहे थे। मैं दस्तक भी आहिस्ता आहिस्ता दे रहा था। मैं दीवार से मस्जिद के सहन में उतर गया। सहन का फर्श बर्फ़ की तरह ठंडा था। सामने मस्जिद के महराबी दरवाजे थे जिन पर नमदे पड़े हुए थे। एक जाने मौलवी साहब का हुजरा था। हुजरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। तीसरी दस्तक पर अंदर से आवाज़ आई, कौन है भैया? मैंने कबाड़ की दर्द के साथ मुंह लगाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम मौलवी साहब, दरवाज़ा खोलिए, मुझे एक ज़रूरी काम है। इस वक्त क्या काम आना पड़ा भैया? कौन हो तुम? मैं मुसलमान हूँ, दरवाज़ा तो खोलिए। मैं ठुठर रहा हूँ। हुजरे में खामोशी छा गई। फिर दरवाज़ा खुल गया। सामने एक सफ़ेद रीश नूरानी सूरत वाला सुर्ख सफ़ेद इमाम मस्जिद खड़ा मुझे नींद में डूबी हुई आंखों से तक रहा था। मौलवी साहब ने मेरे कपड़ों और माथे के तिलक से अंदाज़ा लगाया कि मैं हिंदू हूँ। कहने लगे, लाला जी आप तो हिंदू हैं, आपने अस्सलाम वालेकुम भी कहा, क्या बात है? और आप इतनी रात के मस्जिद में क्या लेने आए हैं? मौलवी साहब मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ, अंदर आने की इजाज़त दें तो सब कुछ बताऊँगा। मौलवी साहब पीछे हट गए। आ जाओ। वो हैरानी से मुझे देख रहे थे। उन्होंने हुजरे का दरवाज़ा बंद कर लिया तो मैं नमदे पर बैठ गया। मौलवी साहब कुछ परेशान थे। भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? अगर तुम मुसलमान हो तो तुमने हिंदू जैसा हुलिया क्यों बना रखा है? मैंने मौलवी साहब को एक फर्जी कहानी सुना दी। यह कहानी पहले ही तैयार कर रखी थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं हिंदवाने भेष में गैर कानूनी तौर पर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर आया हूँ। मेरे वालिदैन पाकिस्तान में दफन है। वो पठानकोट के रहने वाले थे। वहाँ हमारी एक हवेली थी जिसकी एक कोठड़ी में उन्होंने भारत से हिजरत करते वक्त जेवरों की एक गठड़ी दफन कर दी थी। वो अक्सर उस गठड़ी की बातें किया करते थे। उनके मरने के बाद मैं अकेला रह गया और मुझ पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़े। जब बड़ा हुआ तो ख्याल आया कि क्यों ना पठानकोट जाकर अपने बाप की हवेली में से वो जेवरात निकाल कर ले आऊँ। इस ख्याल से मैंने वीज़ा हासिल करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। मैंने एक स्मगलर से साझबाज की और उसने मुझे बॉर्डर क्रॉस करा दिया। मैं अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पठानकोट जाने वाली गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था कि एक सिख सिपाही को मुझ पर शुबा हो गया, लेकिन मैं वहां से भाग उठा और अब अमृतसर से पैदल ही उनके पास आया हूँ। मौलवी साहब मुझे शक की नज़रों से देख रहे थे। बोले, तुम्हें मेरा पता किसने दिया? इससे पहले मैं एक बार अमृतसर का चक्कर लगा चुका हूँ, तब मैं बटाला भी आया था और मैंने ये मस्जिद भी देखी थी। मुझे ये भी मालूम हुआ था कि बटाला में सिर्फ यही एक ऐसी मस्जिद है जहाँ एक कश्मीरी मुसलमान मौलाना बाजमात नमाज पढ़ाते हैं। देखो भाई, अगर मैं तुम्हारी कहानी सच मान लूँ तो भी मैं सिवाय इसके कोई मदद नहीं कर सकता कि तुम्हें रात अपने हुजरे में रहने की इजाज़त दे दूँ और सुबह रुखसत कर दूँ। मैं कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने भारत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले एक पाकिस्तानी को पनाह दे रखी है तो पुलिस न सिर्फ मुझे गिरफ्तार कर लेगी बल्कि वो इस मस्जिद पर भी कब्जा कर लेगी। और यहाँ जो 5 वक्त अल्लाह का नाम लिया जाता है, मुसलमान उससे भी महरूम हो जाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि अब तुम आराम करो और दिन निकलते ही पठानकोट जाने वाली रेल पर सवार हो जाओ। और खुदा के लिए किसी से यह जिक्र ना करना कि मैंने तुम्हें अपने हुजरे में पनाह दी थी। मैं खुद भी मौलवी साहब को ख़तरे में नहीं डालना चाहता था, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ यह था कि कुछ देर वहाँ आराम करके आगे रवाना हो जाऊँ। मौलवी साहब की घबराहट भी दुरुस्त थी। एक पाकिस्तानी जासूस को पनाह देने के जुर्म में उन्हें कैद भी हो सकती थी।
ظاہر ہے مجھ پر پاکستانی جاسوس ہونے کا لیبل بڑی آسانی سے چسپاں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ بجا فرماتے ہیں، میں ویسا ہی کروں گا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، یہ کمبل لو۔ حجرہ کافی گرم تھا، میں کمبل اوڑھ کر نمدے پر لیٹ گیا۔ صبح 10 بجے میری آنکھ کھلی، دروازہ کھلا اور مولوی صاحب اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور بولے، لو بھائی تمہارے لیے پوریاں لایا ہوں، جلدی سے ناشتہ کر لو، اور یہ میں نے تمہارے لیے 20 روپے نکال کر رکھ دیے ہیں، اس میں تمہارا ریل کا کرایہ شامل ہے۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور ان کے 20 روپے یہ کہہ کر لوٹا دیے کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ جب میں جانے لگا تو مولوی صاحب نے مجھے گلے لگایا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی مجھے معاف کر دینا، تم ہمارے محبوب اسلامی ملک پاکستان سے آئے تھے، مگر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکا، کوئی خدمت نہیں کر سکا، میں بے بس ہوں۔ میں مولوی صاحب کے خلوص اور محبت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے ان کی مجبوریوں کا احساس تھا۔ وہ ایک ایسے ملک میں نماز روزہ اور درس قرآن کی مشعل روشن کیے ہوئے تھے جہاں قدم قدم پر اسلام کے دشمن خنجر بدست تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا، مولوی صاحب میرے حق میں دعا کیجیے کہ جو عزم لے کر پاکستان سے نکلا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ مولوی صاحب ایک لمحے کے لیے ساکت سے ہو کر مجھے دیکھتے رہے۔ شاید ان کی چھٹی حص نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں کوئی اہم مشن لے کر پٹھان کوٹ جا رہا ہوں، مگر انہوں نے اپنے خدشات چھپا لیے اور میرے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا، اللہ جل شانہ تمہیں کامیاب کرے۔ میں نے مولوی صاحب کو سلام کیا اور حجرے سے نکل کر مسجد کے سین میں آ گیا۔ باہر آ کر جوتے پہنے اور کمبل لپیٹے بازار میں ایک طرف روانہ ہو گیا۔ دن روشن تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، بازار میں دکانیں کھلی تھیں اور لوگ کاروبار میں مصروف تھے۔ اگرچہ میں سر جھکائے چلا جا رہا تھا مگر چاروں طرف سے چوکا سا کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ ریلوے اسٹیشن پر کافی رونق تھی۔ معلوم ہوا کہ پٹھان کوٹ جانے والی گاڑی 20 منٹ بعد آئے گی۔ میں نے 100 روپے کا نوٹ پہلے ہی نکال کر الگ کر لیا تھا۔ کھڑکی پر قطار میں کھڑے ہو کر میں نے ٹکٹ خریدا اور پلیٹ فارم پر آ کر دھوپ میں خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اگرچہ میرے ماتھے پر تلک نہیں لگا تھا لیکن لباس کی وضاحت سے میں ہندو ہی لگتا تھا۔ موٹی سی توند والا ایک ہندو لالا اپنے بال بچوں اور ساز و سامان کے ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کا دم پھولا ہوا تھا اور وہ روتے بسورتے بچوں کو مار مار کر چپ کرا رہی تھی۔ گاڑی آ گئی، یہ پیسنجر ٹرین تھی۔ میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ ایک ڈبے میں گھس کر بیٹھ گیا۔ خدا خدا کر کے گاڑی چلی اور میں کھڑکی کی طرف منہ کر کے باہر سرسوں کے کھیتوں کی طرف تکنے لگا۔ ڈبے میں کافی رش تھا اور میں نے اطمینان کر لیا تھا کہ ڈبے میں کوئی ایسا آدمی سوار نہیں جو مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ پٹھان کوٹ آ گیا۔ پلیٹ فارم پر گاڑی رکی تو مسافروں کا ہجوم باہر نکل پڑا۔ میں بھی اس ہجوم کے ساتھ اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ اس دوران میں اپنے کرتے کی جیب میں رکھے 4,500 روپے کرنسی نوٹوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ اسٹیشن سے نکل کر میں بازار میں جوتوں کی دکان پر پہنچا اور اپنے لیے ایک نیا جوڑا خرید لیا۔ اس کے بعد چھونی بازار میں ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان سے 2 پتلونیں، ایک گرم جیکٹ، موزے اور کچھ قمیصیں خرید کر لفافے میں رکھیں اور باہر نکل آیا۔ ایک بریف کیس بھی خرید لیا اور ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں آ کر کپڑے بدلے، پتلون، قمیص اور گرم جیکٹ پہنی اور شہر میں گھومنے لگا۔ پٹھان کوٹ کافی بڑا شہر بن چکا تھا۔ پہلے چھونی نہیں تھی مگر اب شہر سے دور ایک جگہ چھونی بن چکی تھی، مگر میں اس طرف نہیں گیا۔ میں اصل میں کسی اعلیٰ درجے کے ہوٹل کی تلاش میں تھا جہاں میں اپنے آپ کو بھارتی CID کے جاسوسوں کی نظروں سے زیادہ محفوظ رکھ سکتا تھا۔ ایک نسبتاً بہتر ہوٹل نظر آیا۔ اس 4 منزلہ ہوٹل پر انگریزی کے بڑے بڑے حروف میں کیلاش ہوٹل لکھا ہوا تھا۔ میں اس ہوٹل میں منتقل ہو گیا۔ اب میرا دماغ اپنے مشن کے اگلے مرحلے پر غور کر رہا تھا۔ میرے سامنے پٹھان کوٹ کا شہر پھیلا ہوا تھا۔ بسوں اور موٹر گاڑیوں کے چلنے کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا اگلا پروگرام یہ تھا کہ کسی ایسے ہندو کو اپنا دوست بنایا جائے جو چھاؤنی میں کام کرتا ہو اور پھر اپنی شاہ خرچی اور تحائف کی مدد سے اسے چھاؤنی والی بڑی توپ کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کی جائیں۔ کسی ہندو دوست کی مدد کے بغیر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور دوست بھی ایسا جو چھاؤنی میں کام کرتا ہو۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نیچے آ کر ڈائٹنگ روم میں بیٹھ گیا۔ ایک سفید کپڑوں والا آدمی کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائے کھڑا تھا اور ساڑھی پوش کاؤنٹر گرل سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ اس سفید پوش کے بالوں میں ہلکی سی سفیدی جھلک رہی تھی۔ مجھے شکل ہی سے وہ بے حد چالاک اور زیرک آدمی لگا۔
हो सकता है ये भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी हो। मेरा दिल एक लम्हे के लिए शिद्दत से धड़का और फिर मैं खामोशी से अखबार खोलकर पढ़ने लगा। खाने के बाद मैं डेटिंग रूम से निकलकर काउंटर के करीब से गुजरते हुए जानबूझकर रुक गया और काउंटर वाली साड़ी पोंछ लड़की से कहा, एक फ़ोन कर सकता हूँ? जी क्यों नहीं प्लीज़। अंग्रेज़ी अखबार से मैंने एक फ़ोन नंबर याद कर लिया था। ये किसी फर्नीचर की दुकान का नंबर था। मैंने उसका एक हिस्सा बदल कर नंबर घुमाया, रिसीवर कान के साथ लगाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, हेलो, देखिए मैं सुबह आपकी दुकान पर आया था। मेरा नाम राकेश शर्मा है। जी हाँ, आपने पहचान लिया। मैंने सुबह डायमंड की एक अंगूठी पसंद की थी। जी हाँ, वही है जिसकी कीमत आपने 20,000 रुपये बताई थी। क्या बिक गई? वेरी सैड। खैर कोई बात नहीं। आपके पास मेरा नई दिल्ली का फ़ोन नंबर मौजूद है। अगर इसी किस्म की दूसरी अंगूठी आपके पास आए तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। मैंने रिसीवर रख दिया। काउंटर गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आपने काफ़ी नहीं पी। हमारे होटल की काफ़ी तो डलहौजी तक मशहूर है। मैं समझ गया कि मेरी फ़ोन पर गुफ्तगू का इस पर खातिर का असर हुआ है। ज़रूर पीऊँगा, मगर इस वक्त मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। मैंने कहा। काउंटर गर्ल से रहा न गया तो बोली, क्षमा कीजिएगा सर, पठानकोट में असली डायमंड की अंगूठियाँ बहुत कम मिलती हैं। आपने लाला जौहरी प्रसाद ज्वेलर्स को फ़ोन किया था ना? जी हाँ, लाला जी को ही फ़ोन किया था, मगर मैंने सुबह जो अंगूठी देखी थी उसका डायमंड मुझे असली लगता था। बड़ा घपला होता है इस बिज़नेस में भी। आप इतनी महंगी अंगूठी अपनी पत्नी के लिए तो नहीं खरीद रहे? क्षमा कीजिएगा, मुझे ऐसा प्रश्न करने का अधिकार तो नहीं है। मैंने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मगर मेरा तो अभी ब्याह भी नहीं हुआ। वो भी हंस पड़ी। आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम, ओके थैंक यू फॉर द कॉल, एनी टाइम सर, काउंटर गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं होटल की लॉबी से निकलकर बाहर बाजार में आ गया। मेरी झूठी कॉल से उस लड़की पर खासा असर पड़ा था और मैं चाहता भी यही था। इस ड्रामे से मेरा मकसद महज इतना था कि इस काउंटर गर्ल से किसी तरह ये मालूम करूं कि उसके पास जो सफ़ेद पोश शख्स खड़ा था वो कौन है। बाजार में ट्रैफिक का रास्ता। मैं बाग में आ गया। कुछ देर वहां टहलकर आइंदा का प्रोग्राम बनाता रहा। बाग के दरवाजे पर एक फूल बेचने वाला बैठा था। मैंने उससे रजनीगंधा के फूलों का एक दस्ता खरीद कर कागज़ में लपेटा और वापस होटल की तरफ आ गया। काउंटर पर मैंने गुलदस्ता काउंटर गर्ल की तरफ बढ़ाकर कहा, मुझे जिस महाशय जी से मिलना था वो तो नहीं मिले, मगर रजनीगंधा के फूल मिल गए हैं। इन्हें स्वीकार करें, ये आप मेरे लिए लाए हैं। थैंक यू शर्मा जी। मैंने फूलों का दस्ता लड़की के हाथ में थमाते हुए मुस्करा कर कहा, आपने मुझे अपना शुभ नाम तो बताया ही नहीं देवी जी। लड़की शर्मा गई और बोली, अरवशी, मेरा नाम अरवशी भंडारी है। सुंदर नाम है। आकाश की अप्सराओं के नाम ऐसे सुंदर होते हैं। काउंटर गर्ल अरवशी अपनी तारीफ पर बहुत खुश हुई। मेरी झूठी अमरत भी उस पर कारगर साबित हुई थी। मैं बेनियाजी से ऊपर कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में आकर मैं लेट गया। मैं विचार कर रहा था कि छावनी में फौजी तनसीबात और ख़ास तौर पर भारी तोप के बारे में किस तरह मालूमात हासिल की जाए। एक ही तरीका मेरे जहन में था कि किसी तरह किसी ऐसे आदमी से दोस्ती पैदा की जाए जो छावनी में सिविलियन क्लर्क वगैरह हो। मैं खुद छावनी के इलाके में नहीं जाना चाहता था। इसकी वजह मुजाहिद फोर्स में मेरी इब्तदाई कमांडो ट्रेनिंग का पहला असूल था। मुझे बताया गया था कि जिस टारगेट को तबाह करना हो उस टारगेट के इलाके में दिन के वक्त कभी ना जाओ। वहाँ से मुतल्लिका लोगों को अपना चेहरा हरगिज़ मत दिखाओ, क्योंकि कोई पता नहीं तुम्हें शक्ल में किसी शख्स का भेष बदल कर वहाँ जाना पड़ जाए। अगर वहाँ तुम्हारा चेहरा शनासाई हो चुका हो तो तुम पहचान लिए जाओगे। चुनाचे मैंने अभी तक पठानकोट छावनी का रुख नहीं किया था। इसकी वजह यह भी थी कि मैं पाकिस्तानी जासूस था और छावनी के इलाके में जगह जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी फिर रहे थे। जब से मशरक़ी पाकिस्तान में भर्ती तकरीब कारों ने गड़बड़ शुरू की थी, यहाँ भी हंगामी किस्म की सूरत हाल थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस की नफरी में इजाफा हो गया था। छावनी जाने वाली सड़क पर मुझे कई मुश्तबा शक्लें नजर आईं। मैं जानबूझकर उधर नहीं जाना चाहता था। पठानकोट शहर में भी चप्पे चप्पे पर फौजी जासूस आम कपड़ों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों और दरमियाने दर्जे के होटलों के गिर्द चक्कर लगाते थे। इसलिए मुझे खतरा था कि जो सफ़ेद पोश काउंटर गर्ल के साथ बातें कर रहा था वो ज़रूर मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी था। चूँकि मुझे पठानकोट में रहकर अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाना था, इसलिए मैं हर तरह से बाखबर और मिलिट्री इंटेलिजेंस की नज़रों से बच कर रहना चाहता था। सफ़ेद पोश महाशय जी के बारे में मुझे अरवशी ही कुछ बता सकती थी।
اور اس سے میں نے اتنا کام نکالنا جتنی دوستی پیدا کر لی تھی۔ دفعتاً کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے دو باتوں کا ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا۔ ایک یہ کہ کہیں بھارتی انٹیلیجنس کا کوئی آدمی مجھے گرفتار کرنے نہ آ جائے، اور دوسرا یہ کہ کہیں امرتسر کا اسمگلر کرونڈیا میری تلاش میں ادھر نہ نکلے۔